और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव 2020 में ही होने वाले हैं। आखिर मध्य प्रदेश उपचुनाव कब होंगे और वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होंगे, किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है, एक एक सीट का सटीक आपको यहां पर विश्लेषण दिखाएंगे। और हाल ही में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भूचाल है, यानी मध्य प्रदेश में हाल ही में कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद जो हालात मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उसके बाद क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव के आंकड़े। हाल ही में अगर बात करें तो 4 बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनमें 2 पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से, तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और हाल ही में कांग्रेस से आए सिंधिया। अब बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन में एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, क्या मध्य प्रदेश में अब अगले सीएम यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे? इस पर भी क्या कहते हैं सियासी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए जो कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के पहले उन्होंने कुछ साफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो शिवराज सरकार को गिरा देंगे, उनका इस्तीफा यहाँ पर मांगा जाएगा। तो क्या कुछ इसके लिए आंकड़े हैं? हाल ही में शिवराज सरकार ने कैबिनेट का गठन किया है, लेकिन इस गठन में केवल 5 मंत्री को ही शपथ दिलाई गई है। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते हैं, जहां 22 विधायकों को मनाने की कोशिश में होगी बीजेपी कि किस प्रकार से उन्हें यहां पर मनाया जाए, और मंत्री पद जो यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मंत्री की मांग करे हैं, वहीं अपने खेमे से कितने मंत्री को रखा जाएगा, इस पर क्या कहते हैं सियासी आंकड़े आपको दिखाएंगे। हाल ही में अगर बात करें तो कई ऐसे मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से जो यहां पर जीत कर आए हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 24 सीटें हैं जहां पर होने वाले उपचुनाव है, जिनमें जौहरा, आगर, ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सुर्खी, रांची, सावेर, सुमावली, मुरैना, मिदनी, अंबा, यहाँ पर मेहगांव, मौद, ग्वालियर, यहाँ पर भांडेर, करेरा, टहरी, अशोकनगर, मुगावली, अनूपपुर, यहाँ पर हाट पिपलिया, बदनावर और सुभाषरा। ये वो 24 सीटें हैं जो ग्वालियर चंबल के इलाके से आती हैं, और ये वो यहाँ पर एरिया है जहाँ पर बीजेपी ने अपनी सत्ता कह सकते हैं कुछ हद तक गवाई थी, यानी कि उन 22 सीटों पर जो कांग्रेस विधायक है उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो क्या कहता है कमलनाथ की वापसी या फिर बीजेपी रहेगी बरकरार, इस पर क्या कहता है सियासी आंकड़ा। अब 22 विधायक जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए, अब इन 22 विधायकों को बीजेपी क्या देगी, क्योंकि इन 22 विधायकों ने अपनी विधायकी इस्तीफा दिया है, तो अब उनके सामने विकल्प क्या है। अब होने वाले चुनाव यानी उपचुनाव में ये 22 विधायक जब भी उस क्षेत्र में जाएंगे जहां से बीजेपी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इन 22 विधायक को ही अपनी तरफ से यहां पर टिकट देगी, तो अपने जो विधायक हैं जो पहले इनसे हार चुके हैं उनको मनाने की भी फिराक होगी, और वो किस प्रकार से जाते हैं। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों में से कम 10 मंत्री पद यहाँ पर चाहती है, ताकि जो उनका क्षेत्र है वहां पर वो जाकर ये साबित कर सके हमें मंत्री दिया गया, एक बार फिर से जनता उन पर विश्वास जताए। वही कमलनाथ सरकार की रणनीति अलग से तैयार हो रही है, और साफ तौर पर इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा था आज है, आज के बाद कल, और कल के बाद परसों भी आता है। तो परसों मतलब कि यहाँ पर साफ तौर पर एक ट्वीट भी किया था, जिनमें 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस ट्वीट को संभाल कर रखना, ये साफ संकेत मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की रणनीति अभी से ही तैयार की जा रही है। इसके अलावा शिवराज सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास करे कि कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसमें जो है एक तरह से बैलेंस बनाने की प्रयास में है, और उस पर जो लगातार कई बार ये लिस्ट बनती है तो कई बार इसमें हेर फेर भी देखने को मिलता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बड़ी खबर है कि आने वाले समय में क्या वो उनका जो सपना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो अब पूरा हो जाएगा, इस पर भी क्या कहता है सियासी समीकरण। इस पर हाल ही में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब यहाँ पर अपनी दाव फेंकने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में जब वो थे तब भी वो यहाँ पर किसानों के लिए लगातार मांग करते रहते थे, इसी प्रकार अब सरकार में है। इस प्रकार से उन्होंने हाल ही में सरसों और चने की जो यहाँ पर पैदावार हुई है उसके लिए यहाँ पर समर्थन मूल्य को लेकर इसमें बढ़ोतरी की मांग उन्होंने सरकार से कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर चंबल। तो ये 24 सीटें जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और इन 24 सीटों के लिए अगर आंकड़े आपको दिखा दें किस प्रकार से आंकड़े यहाँ पर हैं, वर्तमान का आंकड़ा क्या है। वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पर 92 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में है अपनी तरफ से, और 2 सीट उनके जो
यहाँ पर अन्य के समर्थक हैं उनसे मिली हुई। ऐसे 94 का आंकड़ा कांग्रेस के पास फिलहाल है। और अगर बात करें बीजेपी के लिए तो अपने 160 प्लस यहाँ पर 5 अन्य के जो है उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया है। इस प्रकार से 112 का समर्थन बीजेपी को जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें मिला है, जिनमें अगर बात करें तो वीएसपी तरफ से यहाँ पर रामबाई भी अब मंत्री पद का दावा कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी जो यहाँ पर 22 विधायक कांग्रेस के और अन्य जो विधायक हैं उनको यहाँ पर मंत्री पद देती है तो अपने टीम को वो क्या देगी, इस पर भी जो है सर्वे निकल कर आता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर काफी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो कुछ सीटों पर यहाँ पर अन्य जो पार्टी हैं उनका दबदबा भी हो सकता है, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो सिंधिया समर्थक में भाजपा में गए इन विधायकों के क्षेत्रों में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसका प्रभाव भी आता है। ऐसे में अगर कुछ सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ले जाती है तो फिर आंकड़ा जो है वो बदल भी सकता है, कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, जिनमें सुमावली, दिमनी, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, अंबा, मेहगांव, दिमनी और मुरैना भी शामिल हो सकती है, जिनमें बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों का खेल खराब कर सकती है। तो कमलनाथ सरकार की वापसी कैसे होगी, इस पर क्या कहता है चुनावी आंकड़े। इस पर जो है कमलनाथ सरकार ने 4 विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों को हर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। ये अभी से ही यहाँ पर कमलनाथ सरकार की जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है और वो क्षेत्र जहाँ पर ये सीटें खाली हैं, जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, उन पर तैयारी अभी से ही वो जानने की पूरी फिराक में है कि किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से उन्हें 2018 में जीत मिली थी उसी प्रकार से एक बार फिर से अगर जीत मिल जाती है तो फिर यहाँ पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और आंकड़े जो कमलनाथ सरकार को मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वापसी करा सकते हैं, जिनमें से अगर बात की तो कांग्रेस उपचुनाव में अगर यहाँ पर अपेक्षा के अनुसार सीटें ना जीत पाई, जो कि कांग्रेस का दावा है कि वो उपचुनाव में वापसी कर लेगी, लेकिन अगर वो यहाँ पर उतनी सीटें हासिल नहीं कर पाती है कि वो सरकार में वापसी कर सके उपचुनाव के द्वारा, तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनेंगे। जिसके लिए देखिए अगर आंकड़ा दिखाएं तो 116 के जो यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है और उस पर अगर पहुंचना है कांग्रेस को तो कम से कम 22 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को अपने दम पर जीतना होगा। इन 24 सीटों में से अगर 22 सीटें नहीं जीतती है तो फिर कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर 24 में से 10 से 12 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो कम से कम यहाँ पर 92 से बढ़कर 102 या 104 तक पहुंच जाएगा। और इनमें से अगर कुछ और अन्य के विधायक उन्हें समर्थन देते हैं, फिर जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यहाँ पर सिंधिया समर्थकों ने किया था, उस प्रकार से कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो फिर वो बगावती सुर पर उतर सकते हैं, जिनमें से कई नाम ऐसे थे जो कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के दौरान जो कमलनाथ से कई बार मुलाकात भी कर चुके थे। ऐसे कई ऐसे विधायक हो सकते हैं जो कि बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। बीजेपी अगर कर्नाटक की तर्ज पर अगर उपचुनाव मध्य प्रदेश का लड़ती है तो फिर कर्नाटक में बीजेपी को सफलता हासिल हुई थी, उसी बेस पर मध्य प्रदेश में भी उनको सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन ये तो सियासी आंकड़े हैं, सियासी आंकड़े बदलते और यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन कमलनाथ का दावा है कि वो उपचुनाव में वापसी कर लेंगे और बीजेपी यहाँ पर चाहती है कि कम से कम उन्हें 4 सीटें और चाहिए ताकि 112 से 116 का आंकड़ा वो प्राप्त कर लें। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव का आपको यहाँ पर विश्लेषण दिखा है, किस प्रकार से किस तरह के नेता किस पार्टी के साथ हैं और किसका यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी या फिर मध्य प्रदेश में बरकरार रहेगी बीजेपी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।